कल्पना करिए कि आप एक बाजार में खड़े हैं जहां हर तरफ लेन देन हो रहा है। सब्जी वाला अपने टमाटर बेच रहा है, दुकानदार कपड़े दे रहा है और आप अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर सामान खरीद रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कागज के टुकड़े इतने कीमती क्यों हैं? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें दिखाएगी कि पैसा कैसे बना, बैंक कैसे काम करते हैं और क्रेडिट यानी उधार कैसे किसी का जीवन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हजारों साल पहले की कहानी सुनिए। उस समय न तो कोई नोट थे न सिक्के। लोग अपनी जरूरतें कैसे पूरी करते थे? मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपके पास गेहूं है, लेकिन आपको जूते चाहिए। आप मोची के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको गेहूं दूंगा, आप मुझे जूते दे दीजिए। लेकिन अगर मोची को गेहूं नहीं चाहिए बल्कि चावल चाहिए तो क्या होगा? यही तो समस्या थी बार्टर सिस्टम की। इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, यानी दोनों लोगों को एक दूसरे का सामान चाहिए हो तभी लेन देन हो सकता है। सोचिए कितनी मुश्किल होती होगी जिंदगी। आपको एक जोड़ी जूते के लिए पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता जिसे गेहूं चाहिए और जिसके पास जूते हों। फिर यह भी देखना पड़ता कि आपका गेहूं उसके जूतों के बराबर है या नहीं। अगर जूते ज्यादा कीमती हैं तो आपको और भी सामान देना पड़ता। कितना कॉम्प्लिकेटेड था ना। इसी समस्या का समाधान बना मनी यानी पैसा। पैसे ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया। अब आप अपना गेहूं बेचकर पैसे ले सकते थे और उन पैसों से कहीं से भी जूते खरीद सकते थे। मोची को गेहूं चाहिए हो या ना हो, वो आपसे पैसे ले लेगा क्योंकि उन पैसों से वो अपनी जरूरत का सामान खरीद सकता है। शुरुआत में सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं को पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के जमाने में हमारे पास करेंसी है, कागज के नोट और सिक्के। ये सिर्फ कागज हैं, फिर भी इनकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट यानी हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हें ऑथराइज करता है। हर नोट पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज, यानी ये गवर्नमेंट की गारंटी है। अब बात करते हैं बैंक्स की। दोस्तों, बैंक सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है, ये तो इकोनॉमी का दिल है। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, मान लीजिए 3%। लेकिन बैंक उन्हीं पैसों को दूसरे लोगों को लोन के रूप में देता है और उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, मान लीजिए 10 से 15%। इसी डिफरेंस से बैंक की कमाई होती है। बैंक अपने डिपॉजिट्स का लगभग 15% हिस्सा रिजर्व के रूप में रखता है, बाकी को लोन के रूप में दे देता है। जब आप चेक लिखते हैं तो वो एक्चुअली बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे इस व्यक्ति को दे दीजिए। अब आती है क्रेडिट की कहानी। क्रेडिट यानी लोन एक अग्रीमेंट है जिसमें लेंडर बोरोअर को पैसे, सामान या सर्विसेज देता है, इस प्रॉमिस के साथ कि भविष्य में पेमेंट मिलेगी। लेकिन क्रेडिट के दो चेहरे हैं। पहली कहानी है सलीम की। सलीम एक मोची है जो अपनी छोटी सी दुकान चलाता है। उसके पास कुछ पैसे जमा हुए तो उसने सोचा कि क्यों ना अपना बिजनेस बढ़ाया जाए। उसने बैंक से लोन लिया, नई मशीनें खरीदी, ज्यादा लेदर का स्टॉक रखा। अब वो ज्यादा जूते बना सकता था, ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर सकता था। उसकी इनकम बढ़ गई, उसने लोन वापस कर दिया और अब उसका बिजनेस पहले से कहीं बेहतर चल रहा था। यहां क्रेडिट ने सलीम की जिंदगी बदल दी। लेकिन दूसरी तरफ है स्वप्ना की कहानी। स्वप्ना एक छोटी किसान है। उसने अपनी फसल के लिए लोन लिया, सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इक्विपमेंट के लिए। लेकिन बारिश कम हुई, फसल खराब हो गई। अब उसके पास लोन वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं। इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आखिर में उसे अपनी जमीन का हिस्सा बेचना पड़ा लोन चुकाने के लिए। यहां क्रेडिट ने स्वप्ना को डेट ट्रैप में फंसा दिया। ये दोनों कहानियां दिखाती हैं कि क्रेडिट कितना पावरफुल टूल है। सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपकी जिंदगी बना सकता है, गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो बिगाड़ भी सकता है। क्रेडिट के टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंटरेस्ट रेट यानी आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा देना है। कोलैटरल यानी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी गारंटी के रूप में रखी जाएगी, जमीन, मकान, गाड़ी या बैंक डिपॉजिट्स। डॉक्यूमेंटेशन यानी कागजी कार्रवाई कितनी होगी। और रीपेमेंट मोड यानी आप पैसे कैसे वापस करेंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में या एक साथ। अब बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर्स की। फॉर्मल सेक्टर में आते हैं बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एम्प्लॉयर्स जो आरबीआई के सुपरविजन में काम करते हैं। यहां इंटरेस्ट रेट्स रीजनेबल होते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है और आरबीआई के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। यहां कोई सुपरविजन नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हो सकते हैं और कभी-कभी अनफेयर टर्म्स भी हो सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स देखें तो पता चलता है कि रूरल एरियाज में अभी भी 33% लोन्स मनी लेंडर्स से आते हैं, 25% कोऑपरेटिव सोसाइटी से और सिर्फ 8% बैंक से।
अर्बन पुअर हाउसहोल्ड्स में 85% लोन्स इनफॉर्मल सेक्टर से आते हैं, लेकिन रिच अर्बन फैमिलीज में 90% लोन्स फॉर्मल सेक्टर से आते हैं। ये इनइक्वालिटी क्यों है? क्योंकि पुअर हाउसहोल्ड्स के पास कोलैटरल नहीं होता, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती और बैंक्स तक पहुंच भी मुश्किल होती है। इसलिए वो मजबूरी में मनी लेंडर्स के पास जाते हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करते। इस समस्या का एक बेहतरीन समाधान है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGS। ये छोटी ग्रुप्स होते हैं 10 से 15 मेंबर्स के, जो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स पूल करते हैं। फिर ग्रुप के मेंबर्स को बिना कोलैटरल के रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स पर लोन मिल जाते हैं। ये स्पेशली विमेन के लिए बहुत एम्पावरिंग है। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का एग्जाम्पल देखिए। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इसकी शुरुआत की थी और 2006 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला। 2018 तक इस बैंक के 9 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स थे, 81,600 विलेजेस में फैले हुए। SHGS सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं करते, बल्कि सोशल इश्यूज पर भी डिस्कशन होती है। विमेन को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल है। जब लोगों को रीजनेबल रेट्स पर लोन मिलते हैं तो वे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं। इससे पूरी इकोनॉमी को फायदा होता है। आज की इस जर्नी में हमने देखा कि कैसे बार्टर सिस्टम से शुरू होकर हम मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम तक पहुंचे, कैसे मनी ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया, कैसे बैंक्स इकोनॉमी को चलाने में मदद करते हैं और कैसे क्रेडिट एक डबल एजेड स्वॉर्ड है जो सही इस्तेमाल से फायदा दे सकता है और गलत इस्तेमाल से नुकसान भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर को एक्सपैंड करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेयर टर्म्स पर लोन्स मिल सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे इनोवेटिव सोल्यूशन से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा सकते हैं और सबको डेवलपमेंट के फायदे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब तक हर व्यक्ति को इक्वल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, तब तक हमारा देश पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सकता। अगर आपको यह स्टोरी रिवीजन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और इसी तरह के और भी चैप्टर को फास्ट एंड स्टोरी के फॉर्म में रिवीजन करने के लिए सब्सक्राइब कर